अनाथ भाई बहन का बर्गर व्यापार। शारदा शहर की पुरानी पिछड़ी बस्ती में अपने 10 बरस के बेटे सोनू और 15 बरस की बेटी मानवी के संग रहा करती थी। एक रोज अचानक उसने सदा की खातिर आंखें मूंद ली, जिसके साथ उसके बच्चों पर दुख का बड़ा मंजर छा गया जब उनकी मां कच्ची उम्र में उन्हें छोड़ गई। दोनों उसके शव पर माथा रखे रो रहे थे। माँ, माँ उठ जाओ, मुझे भूख लगी है माँ, उठो ना। मानवी दीदी, माँ बोलती क्यों नहीं माँ? सोनू उसे खूब झकझोरता है मगर शारदा टस से मस नहीं होती। तभी मानवी कहती है, माँ हमको हमेशा के खातिर छोड़कर जा चुके हैं सोनू, हम अनाथ हो चुके हैं। शारदा की आंखें बंद हुए देर नहीं हुई थी कि उसी पल बस्ती का मालिक धनी सेठ उन्हें घर से निकाल बाहर करता है। आप हमें हमारे घर से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? माँ ने आपका किराया भरा तो था। लालची धनी सेठ गुस्से से भौं चढ़ाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हुए दबदबा जाहिर करता हुआ कहता है, अरे ये घर तुम्हारे बाप का नहीं यतीमो, चलो दफा हो जाओ। और हाँ, आइंदा इस बस्ती में दिखाई मत पड़ना वरना टांगे तोड़ कर रख दूंगा। दोनों भूख से बेहाल रोते बिलखते हुए एक सड़क किनारे चलने लगते हैं। तभी मानवी अपने मन में सोचती है, पिताजी तो पहले ही माँ को छोड़कर गए थे, अब हमारे सर से माँ का साया भी उठ चुका है। मेरे भाई की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर है। चलते चलते वे दोनों एक बर्गर वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख बर्गर वाला कहता है, अरे कहो बच्चों, कौन सा बर्गर खिलाऊं, आलू का या पनीर का? मुझे पनीर का बर्गर खाना है। वो झटपट से 2 बर्गर तैयार करके दोनों भाई बहन को खाने को दे देता है। थोड़ी देर बाद, हाँ चलो अब मेरे पैसे लाओ। अंकल, हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा, पैसे नहीं है? अरे तो फिर बर्गर कैसे ठूंसा? हम भाई बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपके पास हमारे खातिर कोई काम है तो बताइए, हम सारा काम कर देंगे। ये सुन बर्गर वाला अपने मन में विचार करके कहता है, अरे मैं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर कम पगार में दोनों भाई बहन से अधिक काम कराऊं तो कैसा रहेगा? उस रोज से दोनों भाई बहन बर्गर वाले के ठेले पर काम करने लगे थे। नन्हा सोनू प्लेट धोया करता तो वहीं दूसरी ओर मानवी दिन भर बर्गर तैयार किया करती। तब जाकर उन्हें एक बर्गर खाने को मिलता। तकरीबन 1 महीना यूं ही गुजरने को आ जाता है और मानवी कहती है, आज 1 महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार? हाँ, ये रहा तुम दोनों भाई बहन का 1000 रुपया महीना। उस पैसे को देखकर मानवी बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, इतने कम पैसे में तो बर्गर का बड़ा काम करना बड़ा ही कठिन है, मगर मैं छोटी सी शुरुआत तो कर ही सकती हूँ। कहते हैं ना, अक्सर छोटे कदम बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। ऐसा ही सोचकर मानवी बर्गर बेचकर एक शुरुआत करती है। सस्ती बर्गर, आओ आओ और खाओ, एकदम ताजा मजेदार चटकेदार बर्गर। दोनों बच्चों की बोली सुनकर रुबीना नाम की एक लड़की उनके ठेले पर आकर कहती है, अरे बेटा, जरा एक पनीर बर्गर तो देना। मानवी खुश मन से उसे बर्गर बनाकर देती है, जिसे खाते ही रुबीना उसकी सराहना करते हुए कहती है, वाह क्या बेहतरीन बर्गर बनाया है तुमने। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट बर्गर नहीं खाया था। इतनी कम उम्र में इतना नपा तुला हाथ, काबिले तारीफ है। जी शुक्रिया आंटी जी। भाई बहनों के बर्गर की कम कीमत देखकर बर्गर खाने वाले लोगों की बड़ी भीड़ हर पल के साथ उनके पास बढ़ती जा रही थी, जिससे मानवी को विशेष कमाई होना शुरू हो चुकी थी। मानवी एक भाड़े के घर में अपने भाई के साथ रहने लगी थी। माँ अन्नपूर्णा की दया से मेरे बर्गर का ठेला अच्छा जम चुका है। अब मैं अपने भाई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकती हूँ। 15 साल की मानवी अपने भाई का दाखिला कराती है। अब धीरे धीरे सोनू के भीतर भी होशियारी समाने लगती है। एक रोज वो कहता है, मानवी दीदी, अब से मैं भी आपके बर्गर के इस काम में हाथ बटाऊंगा। सोनू के स्कूल जाने के बाद मानवी अकेले ही बर्गर तैयार करती थी, मगर जिस दिन सोनू की छुट्टी हुआ करती, सोनू अपनी बहन के साथ मिलकर बर्गर बनाया करता था। मानवी दीदी, मेरे मन में एक ख्याल आया है। अच्छा, तो क्या ख्याल आया है मेरे राजा भैया के मन में? आप दिन भर एक ही जगह बर्गर का ठेला लगाकर खड़ी रहती हैं। इससे तो भला है कि हम अपने बर्गर के ठेले को लेकर गांव-गांव घूमें, ताकि जिन लोगों तक बर्गर का स्वाद नहीं पहुंचा है वो भी इसे खा सकें, ताकि हम भाई बहन और अच्छा कमा सकें। सोनू के व्यापारी सोच से मानवी के बर्गर को और ज्यादा पहचान बटोरने का राह खुल चुकी थी। वो ठेले को लिए एक गांव के भीतर आते हैं, जहां सोनू कहता है, बर्गर
एकदम सस्ता मजेदार बर्गर खाओ, आओ आओ प्यारे दोस्तों। सोनू की आवाज सुन झुमरी नाम की औरत उसके पास आकर कहती है, का हो बचवा, ये टनाटन बोली के साथ का बेचत हो? अरे ये तो डबल रोटी है। काकी, ये डबल रोटी नहीं, इसे बर्गर कहते हैं। एक बार खाकर देखिए, ना पसंद आए तो भले 1 पैसे मत देना। मानवी की बोली से लोभ में आकर झुमरी बर्गर खाकर कहती है, अरे वाह, गजब चचा, ये लपेटुआ भाजी रोटी का स्वाद तो बहुत नेक है। एक तो और ही देना। सोनू। मानवी एक और बर्गर उसे देती है, जिसके बाद गांव के और भी लोग उसके पास आ जाते हैं और वहां पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। अपनी दीदी की मदद करो, जल्दी से मुझे टमाटर प्याज के बारीक टुकड़े काट कर दो। मानवी झटपट से आलू की गोल टिकिया तवे पर तैयार करके तेज तरार अंदाज में कई बर्गर तैयार करके लोगों को खाने को देती है, जिससे दोनों भाई बहनों की वाहवाही छा जाती है। उस सांझ दोनों बेहद ही जल्दी घर लौट आते हैं, तकरीबन 2 महीने बाद। अब मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, साथ ही मुझे अब काफी तरह के बर्गर बनाना भी आ चुका है। क्यों ना मैं बर्गर का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दूं, क्योंकि सोनू भी मेरा हाथ बटाने लगा है। मानवी एक खाली पड़ी दुकान को खरीद कर उसे रेस्टोरेंट में बदलकर बर्गर बेचना शुरू कर देती है, जहां अमीर तबके के लोग आकर उनके बनाए बर्गर खाते थे। अगर मुझे अपने बर्गर का दाम बढ़ाना होगा तो उसकी गुणवत्ता भी और ज्यादा बढ़ानी होगी, ताकि जिसके खातिर अब मुझे अपने बर्गर में चीज की मात्रा के साथ शिमला मिर्च शामिल करनी होगी, ताकि लोगों को कुछ नया टेस्ट करने को मिले। बर्गर में हुए बदलाव से मानवी का रेस्टोरेंट खूब फलता है। रेस्टोरेंट में आई आशना नाम की एक लड़की उससे कहती है, तुम्हारी बनाई बर्गर सचमुच बहुत टेस्टी है, मगर अगर तुम अपने इन बर्गर के साथ गोलगप्पे और टिक्की शामिल कर दो तो भविष्य में तुम्हारा बर्गर का रेस्टोरेंट कभी ठप नहीं होगा, बल्कि आसमान की बुलंदियां चढ़ता जाएगा। आशना के जाने के बाद सोनू कहता है, मानवी दीदी, मेरी कक्षा अध्यापिका कहती है कि एक चीज पर आश्रित नहीं होना चाहिए। एक बार बर्गर के साथ गोलगप्पे शामिल करके देख लेते हैं। अगले दिन से मानवी बर्गर के रेस्टोरेंट में गोलगप्पे शामिल करती है, जिससे उसके रेस्टोरेंट की हर एक टेबल पर लोगों की भरमार थी, जिसे देख मानवी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, देख रही हो माँ, जिन बच्चों को लोगों ने अनाथ यतीम कहकर दुत्कार दिया था, आज वो दोनों बर्गर का व्यापार करके फर्श से अर्श पर आ चुके हैं। दोनों भाई बहनों की बड़ी सोच और बर्गर के बड़े व्यापार से उन्हें बेधड़क कमाई होती है, जिससे मानवी बड़ा सा घर बार खरीद कर अपने भाई को बेहद अच्छी परवरिश देती है और बर्गर के रेस्टोरेंट के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी कर लेती है। ये थी हमारी अनाथ भाई बहनों के बर्गर व्यापार की कहानी। चुड़ैल के 3 जादुई झूले। अरे करिश्मा कहाँ है? जल्दी चल भाई, वक्त हो गया। अगर हमने सही समय पर जाकर अपनी जगह नहीं ली ना तो सारे दिन बाजार में फेरी लगानी पड़ेगी। आरती तो निकल गई होगी, अब हम दोनों को भी निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ दीदी, चलते हैं चलो। करिश्मा अपने नारियल पानी के रेडी निकाल लेती है, वहीं खुशबू अपने तरबूज की रेडी निकाल लेती है, वहीं आरती आम की रेडी बाजार में ले जा चुकी होती है। वो तीनों एक गरीब अंधी माँ की बेटी थी और आम, तरबूज, नारियल पानी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। आओ आओ नारियल पानी पियो, सड़ी गर्मी में नारियल पानी पीकर नारियल पानी का आनंद उठाओ। आओ आओ ताजे ताजे रसीले आम का मजा उठाओ, ऐसे ताजे और पीले आम पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। तरबूज, ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले तरबूज, पूरे बाजार में ऐसे रसीले तरबूज किसी के पास नहीं मिलेंगे। आओ आओ इनका आनंद उठाओ। वो तीनों बहनें अलग अलग गांवों में जाकर आम, तरबूज और नारियल पानी बेचने लगती हैं। पूरे दिन काम करने के बाद जब वो शाम को वापस लौटती हैं, तो वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए खाना भी बनाया करती थी। मेरी बच्चियों, तुम आ गई? हाँ माँ, हम आ गए। माँ, आपको अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊंगी। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ, खाने के बाद ले लीजिएगा। मेरी बच्चियों, तुम तीनों बहुत मेहनती हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा। तुम्हें पाकर तो मुझे जन्नत ही मिल गई। खुशबू, आरती, करिश्मा तीनों बहनें मिलकर खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में वो तीनों खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं और सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तभी आरती कहती है, अरे पास ही के सोलनपुर गांव में जब मैं आम बेचने गई
तो वहां के लोगों ने आम बहुत ही कम खरीदे। अब मुझे कल किसी दूसरे गांव जाना होगा। दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है? एक काम करना, तुम मेरे वाले गांव चली जाना और मैं तुम्हारे वाले गांव चली जाऊंगी। हाँ, वैसे तो ये भी ठीक है। खाना खाने के बाद वो तीनों बहनें अपनी माँ को दवाई खिलाकर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन फिर से वो तीनों आम, तरबूज और नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन जब वो तीनों बहनें बाजार से सब्जी लेकर आ रही थीं, तभी उनका सामने से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों मर जाती हैं और मरकर भयानक चुड़ैल बन जाती हैं। हे भगवान, हम तीनों के तीनों तो मर गए हैं। अब हमारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मर गए हैं तो क्या हुआ? मरने के बाद भी हम अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके ले चलते हैं ताकि उनके लिए खाना बना सके। वो तीनों चुड़ैल बहनें जंगल में लकड़ियां काट रही थीं। तभी उन्हें जंगल से एक आदमी के दर्द में करहाने की आवाज आती है। अरे कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे दीदी, मुझे कहीं से किसी आदमी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे आवाज तो मुझे भी आ रही है। चलो देखते हैं, शायद कोई आसपास जख्मी हालत में पड़ा है। तभी आरती, करिश्मा और खुशबू मिलकर आवाज का पीछा करने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के पास पहुंच जाती हैं, जिसके नीचे 3 झूले लटके होते हैं। उन झूलों के पास एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देखते ही वो तीनों उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। ये सब हम इनसे बाद में पूछेंगे, पहले हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आरती के कहने पर करिश्मा, खुशबू के साथ मिलकर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हैं और उस आदमी के जख्मों पर लगा देती हैं, जिसके बाद उस आदमी को कुछ देर में होश आ जाता है। अरे तुम तीनों बहुत अच्छी हो, तुमने मरने के बाद भी मेरी मदद की। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अरे मैंने यहाँ से कई लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इंसानों में तो जैसे इंसानियत ही नहीं है। तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर अरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। आओ आओ, तुम तीनों इन झूलों के ऊपर बैठो। लेकिन इनाम में आप हमें इन झूलों के ऊपर क्यों बिठा रहे हो? अरे बैठो तो सही, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही वो तीनों चुड़ैल बहनें उन तीनों झूलों के ऊपर बैठकर झूलती हैं, उन तीनों के अंदर से आम, तरबूज और नारियल पानी निकलने लगते हैं। अरे अरे देखो, इनके अंदर से तरबूज निकल रहे हैं। अरे मेरे वाले झूले में से तो नारियल पानी निकल रहे हैं। और ये देखो जरा, मेरे वाले झूले में से रसीले रसीले आम निकल रहे हैं। तभी वो आदमी उनसे कहता है, अरे मैं तुम तीनों को बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। गलती से इस जंगल में खो गया था, तभी एक शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों जादुई झूले तोहफे में देता हूँ। आज से ये तीनों जादुई झूले तुम्हारे हुए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और वो तीनों चुड़ैल बहनें जादुई झूलों से निकले आम, नारियल पानी और तरबूज लेकर अपने घर को लौट आती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर उन्हें बेचना शुरू कर देती हैं। उन तीनों की पहले की कमाई से 4 गुना मुनाफा ज्यादा होता है। धीरे धीरे करके वो तीनों आम, नारियल और तरबूज की अलग अलग 3 दुकान खोल लेती हैं। एक रोज वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। अरे दीदी, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। कहा तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब हमारे पास सब कुछ है। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक चीज की कमी है। अरे करिश्मा, अब तुम किस कमी की बात कर रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सब कुछ तो है। मैं हमारी माँ की आंखों की रोशनी की बात कर रही हूँ। वो बेचारी इस दुनिया को देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाएगी। करिश्मा इतना कहती ही है कि तभी एक आसमान से पर्चा उड़कर उसके पैरों के पास आकर गिर जाता है। जैसे ही करिश्मा उसे उठाकर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, गांव में सरकार द्वारा एक नेत्र क्लिनिक खोला गया है।
अगर किसी की आंखें खराब हो या कोई अपनी आंखों से अंधा है या कोई आंखों की किसी भी परेशानी में है तो वो हमारे क्लिनिक में इलाज करवा सकते हैं और इलाज करवाने का खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। अरे वाह, अभी तो हम अपनी माँ की आंखों की रोशनी की बात कर रहे थे और यहाँ तो ऊपर वाले ने खुद ही हमारे सामने एक रास्ता खोल दिया। लेकिन ये सब तो ठीक है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। ओहो, चिंता क्यों करती हो? हमारे पास हमारे जादुई झूले हैं ना, हम उनकी मदद से इतना पैसा जोड़ सकते हैं। चलो अपने जादुई झूलों के पास चलते हैं। वो तीनों चुड़ैल बहनें मिलकर जंगल में अपने जादुई झूलों पर जाकर झूला झूलने लगती हैं। देखते ही देखते एक झूले में से आम, दूसरे झूले में से तरबूज और तीसरे झूले में से नारियल पानी निकलने लगता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें आम, तरबूज और नारियल पानी को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देती हैं, जिससे वो कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। आखिरकार हमारे पास 10 लाख रुपए पूरे हो ही गए। अब हम अपनी माँ की आंखों का इलाज करा सकते हैं। सही कहा तुमने, चलो माँ को लेकर क्लिनिक चलते हैं। वो तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर अपनी माँ को लेकर क्लिनिक में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उन्हें नई आंखें लगवा देती हैं। जिसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सुमित्रा को दिखना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों को गले से लगाती हैं और उन्हें प्यार करने लगती हैं। तुम तीनों मेरे लिए हीरा हो, हीरा। वो तीनों बहनें चुड़ैल बनने के बाद भी अपनी माँ का इसी तरह से ख्याल रखती हैं। भुट्टे बेचने वाली सास बहू की सफलता। सास बहू की स्वीट कॉर्न की एक शॉप पर अनेकों लोगों की भीड़ जमी हुई थी। उस दुकान को एक सास बहू मिलकर चला रही थी। तभी दुकान पर सुजीत नाम का एक शख्स आकर भुट्टों की मांग करते हुए कहता है, अरे जरा जल्दी से 2 भुट्टे देना। कहो भाई, कौन सा भुट्टा चाहिए तुमको? ये सुनकर वो सर खुजाते हुए कहता है, अरे भुट्टों में भी वैरायटी शामिल है क्या काकी जी? अब इसको तो बहू ही डेमो दे सकती है। बहू तो इस ग्राहक को देख, इनको मैं निपटाती हूँ। कौन सा भुट्टा खाना पसंद करोगे? भाड़ के भुने भुट्टे, उबले हुए भुट्टे या फिर मसालेदार भुट्टे? अरे सभी में से एक एक दे दो। सास बहू मिलकर उसे तीनों तरह के भुट्टे तैयार करके देते हुए कहती हैं, ये लो बेटा, सास बहू स्वीट कॉर्न। सुजीत दुकान पर खड़ा भुट्टों का लुत्फ उठाते हुए सास बहू की वाहवाही करते हुए कहता है, वाह, सचमुच आप सास बहू के बनाए इन सभी भुट्टों का स्वाद तो एक से बढ़कर एक है। ये मसालेदार भुट्टे का तो कोई जवाब ही नहीं है और ये भाड़ के भुने भुट्टे तो आहा एकदम अलग हैं, खास तौर पर इसकी सौंधी महक। शुक्रिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों सास बहू ने भुट्टे बेचकर इतनी सफलता कैसे हासिल की है? आज जो सफलता तुम्हें दिखाई दे रही है, उसे हासिल करने के पीछे हमारा कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। गुरुग्राम गांव में रहने वाला मोहन एक आम किसान था। उसके पास एक खेत था जहां वो मौसमी फल सब्जियों की बुआई करके घर का गुजर बसर करता था। गिरधर के बाबा आ गए आप? अरे कितनी दफा कहा है तुमको प्रेरणा, उस नीच धोखेबाज का पिता कहकर मत पुकारा करो मुझे। 5 बरस हो गए उसको शहर गए, अब तक उसकी कोई खास खबर नहीं। कोसता हूं मैं खुद को कि मैंने अपने जिगरी यार की बेटी को उस निकम्मे के पल्ले बांधकर उसका जीवन अंधेरे में झकझोर दिया। बाबूजी, आप क्यों मेरे खातिर दिल छोटा करते हैं? आप दोनों हैं ना। दरअसल ब्याह के दूसरे रोज ही गिरिधर रूपाली की सारी आस तोड़कर उसे छोड़कर हमेशा की खातिर शहर रवाना हो गया था। इसके बावजूद भी वो बहू होने का फर्ज अदा कर रही थी। गुजरते समय के संग मोहन के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियां उसके बुढ़ापे की दशा की झलक जाहिर कर रही थी। देखते ही देखते मोहन रोग के बिछौने का शिकार हो गया। अजी, ये क्या हो गया आपको? समय की मार है अपर्णा बेटे, कि दगाबाजी और बहू के जीवन का ऐसा सोब लगा कि अब जीने की इच्छा नहीं बची अपर्णा। बाबूजी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। पलक झपकते ही मोहन सदा की खातिर आंखें मूंद लेता है, जिसके सदमे में मानो दोनों सास बहू का बल टूट गया हो। कुछ दिनों बाद, माँ जी, घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा। बनिए के पास भी काफी उधार हो चुका है। बचे खुचे पैसे भी 13वीं में लग चुके हैं। अब तो एक कोटा सिक्का भी नहीं। खाने के लाले पड़ने के चलते दोनों सास बहू लोगों के आगे भूख जाहिर करती हैं, मगर उन्हें छुच्छे हाथ ही भगा दिया जाता, जिसके चलते दोनों कई दिन कई रातें भूखे ही सो जाती हैं। एक रात, माँ जी, आप अब तक जाग रही हैं? तेरी आंखों से भी तो नींद ओझल है बहू।
भूखे पेट क्या ही नींद पड़ेगी। अगली भोर। माँ जी ऐसे कब तक गुजारा चलेगा, हमें कुछ तो करना होगा। हाँ बहू, पापी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोनों सास बहू काम की खोज में कई जगह भटकती हैं, मगर उन्हें निराशा के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। फिर दोनों खेत की डगर से लौटने लगती हैं। हमारे लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी कहीं बात नहीं बनी। माँ जी, बाबूजी के जाने के गम में हमारे दिमाग से उतर ही गया था कि बाबूजी ने इस बार खेत में भुट्टो की फसल उगाई है। अब तक भुट्टे पककर तैयार हो गए होंगे, क्यों ना हम भुट्टे बेचें। तरकीब तो बड़ी भली है, फिर अंगीठी भी हमारे घर में पड़ी हुई है। दोनों सास बहू खेत के सभी भुट्टों को तोड़कर बाजार के खाली नुक्कड़ पर बोरी बिछाकर बेचना शुरू करती हैं। बहू, मैं इन भुट्टो को सेकती हूँ, तू लोगों को आवाज लगा। भाड़ के भुने भुट्टे, भुट्टे खा लो, दानेदार पके भुट्टे खाओ, मौसम का लुत्फ उठाओ। कुछ घंटों बाद। बहू, आधा वक्त बीत चुका है मगर अब तक भुट्टो की बोनी भी नहीं हुई। माँ जी हिम्मत रखिए और धीरज को उसका काम करने दीजिए, हमारे भुट्टे जरूर बिकेंगे। अचानक बारिश की हल्की फुहार शुरू होने के साथ भुट्टों की भीनी महक मानो बरसात में घुल जाती है, जिसकी खुशबू से गौरी शंकर नाम का शख्स खींचा चला आता है। अरे ओ काकी, का भाव बेचत होई भाड़ के सिके हुए भुट्टे? 10 के 2 ले लो। ओ, फिर तो 6 ठो बांध दो। उ दूजा भुट्टे वाला झाबुआ तो हड़बड़ी में कच्चा पक्का भुट्टा सेक कर थमा देत है, मगर तुम्हारे भुट्टे एकदम भले तरह के पके हैं। अब से हम रोजाना तो से भुट्टा खरीदब। देखा माँ जी, पहली ही दफा हम सास बहू हैं, आधा दर्जन भुट्टे बेचती हैं। रूपाली एक ही सुर में लगातार भुट्टे बेचने की खातिर आवाज लगाती है, जिसे आते जाते राहगीर रुककर उनके भुट्टे खरीदकर बड़ी चाव से खाने लगते थे। कुछ दिनों बाद। माँ जी, घर बार चलने के बाद भी भुट्टे बेचकर इतने पैसे की बचत हुई है। अब हमारे भुट्टे पूरे बाजार हाल्ट में छा गए हैं। कल तो सांझ होने से पहले ही सारे भुट्टे की खपत खत्म हो गए। अगर और भुट्टे होते तो बिक्री और होती। माँ जी, अगर हम एक ठेला खरीद लें तो इससे भुट्टे की कमाई पर विशेष जोर पड़ेगा। उस पर एक बार में 4 गुना भुट्टा आ सकता है, जिससे भुट्टे घटने पर हमें घर नहीं लौटना पड़ेगा। दोनों सास बहू 4 पहिए का टिकाऊ मजबूत ठेला खरीदकर तड़के सवेरे कच्चे भुट्टे लाद कर कहती हैं। माँ जी, क्यों ना सवेरे के पहर हम गांव देहात घूमकर भुट्टे बेचें और सांझ होते ही बाजार चलकर भुट्टे बेचें। हाँ बहू, ठीक है। दोनों सास बहू भुट्टे का ठेला लिए गांव-गांव घूमकर फेरी करते हुए भुट्टे बेचती हैं। भुट्टे ले लो, भाड़ के भुने ताजे दानेदार करारे भुट्टे खा लो, एकदम सस्ता। अब आ गया है सास बहू के भुट्टे, आपके घर के एकदम करीब। उसी पल एक दंपति घर के भीतर से निकलते हुए कहता है, अरे ओ भुट्टे वाली सास बहू, क्या बात है, आज बाजार छोड़कर गांव में दस्तक, जल्दी से गर्मा गर्म भुट्टे खिला दो। सास बहू झटपट भुट्टे सेक कर राजीव और उसकी पत्नी को देकर पैसे लिए आगे बढ़ती हैं। सारा दिन गांव में भुट्टे बेचने के बाद वो बाजार में आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, गांव घूमकर भुट्टे बेचने से आधी कमाई तो हमने दिन दहाड़े ही कर डाली है। कुछ महीने और गुजरने पर सास बहू के लाजवाब भुट्टे बाजार में सुर्खियां बटोरने लगते हैं, जिसके बाद वो तय करती है, माँ जी, अब वक्त है अपने अंतिम पड़ाव की ओर कदम धरने का। मतलब बहू? माँ जी, इतने दिनों भुट्टा बेचकर हमारे पास एक बड़ी रकम जुड़ चुकी है, जिससे हम भुट्टे की एक दुकान खरीद लें। बहू, अगर हम अपने भुट्टे की दुकान को पहचान दिलाना है तो हमें भुट्टों के स्वाद पर जोर देना होगा। अब तक हम सिर्फ भाड़ के भुने भुट्टे बेच रहे हैं। कैसा रहेगा अगर उसमें हम नमक नींबू का तड़का लगाएं, जैसे कोयले में पकने वाले भुट्टे से एकदम अलग उबले हुए भुट्टे और मसालेदार भुट्टे। अरे वाह माँ जी, मुझे नहीं मालूम था कि आपके भीतर बिजनेस टाइकून की भारी सोच शुमार है। दोनों सास बहू अन्नपूर्णा का नाम लेकर सास बहू स्वीट कॉर्न नाम से एक दुकान खोलती हैं। पहले ही दिन से उनकी दुकान चल पड़ती है और कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद सफलता उनके कदम चूमने लगती है। और अब जाकर हम सास बहू इस मुकाम तक पहुंची हैं। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भी हम दोनों सास बहू अड़े और खड़े रहे। वाकई आप दोनों सास बहू के भुट्टे की सफलता के पीछे छुपा आपका जज्बा काबिले तारीफ है। आपकी कहानी के साथ मेरे भुट्टे भी खत्म हो गए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह सास बहू तमाम कठिनाइयों का सामना डटकर करती हैं, जिसके बाद अंत में वो भुट्टे बेचकर सफलता के शिखर पर आ खड़ी होती हैं। 3 जादुई सोने के मटके।
राधा नाम की एक लड़की थी। राधा जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। राधा की देखभाल के लिए राधा के पिता सुरेश ने अनामिका नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली। पहले तो अनामिका राधा को बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन उसका अपना बेटा होने के बाद अनामिका राधा से सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने लग जाती है। ए राधा, चल घर का काम कर ले, पूरा दिन खाना और सोना लगा रहता है तेरा। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा लेट गई। ये सब बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे, खड़ी होकर काम कर ले। मेरा राजा बेटा आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। तभी अमन वहाँ आ जाता है। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। अरे मेरा बेटा, इस काम चोर ने अभी कुछ नहीं बनाया है, ले ये तू पैसे ले जाकर कुछ खा ले जा। अनामिका राधा को जोर से थप्पड़ मारती है। कितनी बार बोला है खाना टाइम से बना दिया कर, लेकिन मजाल है एक भी काम टाइम से करे तू। राधा रोती हुई बर्तन धोने लग जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये वाली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और पापा भी काम से बाहर ही रहते हैं। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही रोते रोते घर का काम करती रहती है राधा। तभी अनामिका बोलती है, एक काम चोर, चल अब जाकर पानी भर ले, घर में एक बूंद पानी नहीं है। माँ, पहले थोड़ा खाना खा लूं, फिर पानी ले आऊंगी। आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ महारानी, तेरे लिए अभी 56 भोग लगाती हूँ मैं, वही खाकर तो तू पानी लेने जाना। जाती है या अभी बताऊं तुझे? चल जा, वापस आइयो तब खाइयो। बेचारी राधा रोते रोते मटका सर पर रखकर पानी लेने चली जाती है, और पानी लाते वक्त उसे चक्कर आ जाते हैं और उससे मटका छूट जाता है। हे भगवान, ये मटका तो टूट गया, क्या करूं मैं अब? माँ तो मुझे बहुत मारेगी। फिर राधा डरते हुए घर आती है। आ गई तू? और मटका कहाँ है पानी का, लाई है या नहीं? वो माँ, मैं पानी नहीं लाई। मुझसे मटका गिरकर टूट गया माँ। ये देखो, काम कुछ करती नहीं और फालतू का नुकसान कर दिया। तेरी माँ कमा कर रख गई थी ना नोट, जो मैं बैठ के खर्च करती रहूं। अनामिका राधा को पीटने लगती है। रात को अनामिका अपनी माँ से बोलती है, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने को, नुकसान करके तेरा पेट नहीं भरा। चल यहाँ से जा, चुपचाप सो जा। राधा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन भूख के मारे उसे नींद नहीं आती और वो इधर उधर देख के घर से बाहर निकल जाती है और पास की नदी पर चली जाती है। वहीं किनारे पर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगती है। माँ, आज आप होती तो मुझे ये भूखा नहीं रहना पड़ता, इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास ही बुला लेती। तभी नदी में से एक मछली निकलती है और किनारे पर आकर तड़पने लगती है। अरे, लगता है ये मछली पानी के बहाव से बाहर आ गई है, बेचारी कैसे तड़प रही है, इसे नदी में डाल देती हूँ। राधा मछली को पानी में छोड़ देती है। मछली फिर पानी से बाहर आती है। अरे मछली रानी, तुम बार बार बाहर क्यों आ रही हो? क्या तुम्हें पानी में रहना अच्छा नहीं लगता? या तुम्हारी माँ भी सौतेली है, इसीलिए तुम यहाँ रहना चाहती हो? मैं तो तुम्हें रोता देखकर बाहर आई हूँ। तुम बोल भी सकती हो? तुम बोल कैसे सकती हो? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? राधा मछली को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन अब से तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तभी मछली पानी में कूद जाती है और अपने मुंह से 3 जगह पानी फेंकती है। ये लो राधा, ये 3 जादुई सोने के मटके हैं। एक मटके से सोना, दूसरे से खाना और तीसरे मटके से कपड़े और सैंडल और गहने निकलेंगे। क्या तुम सच बोल रही हो? अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं अपनी माँ की तरह अच्छे कपड़े पहनूंगी और उनके जैसे रहूंगी। हे जादुई सोने के मटके, मुझे अपना जादू दिखाओ। तभी एक मटका सोना देने लगता है और दूसरा खाना
और तीसरा मटका कपड़े, सैंडल और गहने देने लग जाता है। पहले तो मैं खाना खा लूं, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। राधा खाना खा लेती है और खाना खाकर सोचती है, लेकिन मैं ये मटके घर लेकर नहीं जा सकती। मेरी माँ ने देखा तो ये सब मुझसे छीन लेंगी। राधा तीनों जादुई सोने के मटकों को वहीं पास की झाड़ियों में छुपा देती है और बाकी का सामान चुपचाप घर ले आती है। अगले दिन सुबह राधा उठकर अपने काम में लग जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, फिर नए कपड़े पहनूंगी। और राधा ऐसा ही करती है। उसे नए कपड़े पहनकर अनामिका बोलती है, ये नया सूट तेरे पास कहाँ से आ गया? वो माँ, मुझे मंदिर के बाहर किसी ने दिया था। चल अच्छा ही है, वरना फटे पुराने कपड़ों में तू मेरी ही बेइज्जती करवा रही थी। ये बोलकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है और बाजार जाने के लिए पैसे लेने लगती है। अरे, मैंने तो यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ चले गए? अनामिका हर जगह पैसे ढूंढती है, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। तभी अमन आता है और बोलता है, माँ, क्या ढूंढ रही हो? अनामिका उसे पैसे के बारे में बताती है। माँ, क्या पता राधा ने पैसे चुराए हो? तू सही कह रहा है, उसने आज नया सूट भी पहना है। ए राधा, तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना? नहीं नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मुझसे झूठ बोलती है, चोरी करती है, और ये सूट ये चोरी के पैसों से लेकर आई है तू? हाँ? वहीं दूसरी तरफ अमन मन ही मन सोच रहा था, चलो सही है, मेरी जान तो बची। अब अगर मम्मी को पता चल जाता कि चोरी मैंने की है तो राधा की जगह मैं पिट रहा होता। चल निकल इस घर से, यहाँ हमें चोरों की जरूरत नहीं है। राधा बहुत हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन अनामिका उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। राधा रोती हुई नदी किनारे चली जाती है और तीनों मटके बाहर निकाल कर लाती है। हे जादुई मटको, अपना जादू दिखाओ। तभी सोने के जादुई मटके सोना, खाना, कपड़े और सैंडल और गहने देने लग जाते हैं। पहले खाना खा लूं, फिर देखती हूँ क्या करना है। राधा खाना खाकर सुनार की दुकान पर सोना बेचकर खूब सारे पैसे ले आती है और उन पैसों से किराए पर मकान ले लेती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे यहाँ किसी का डर नहीं है और मैं अपने तीनों जादुई मटकों को अपने घर में रख सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसे खाली बैठे बैठे क्या करूँ? हाँ, मैं इन मटकों की मदद से एक दुकान खोल लेती हूँ। हे जादुई सोने के मटके, मुझे बहुत सारा सोना, कपड़े, सैंडल और गहने दो ताकि मैं एक अच्छी सी दुकान खोल सकूं। और मटके अपने जादू से उसे सब कुछ दे देते हैं। इतना सारा खाना खाकर मैं क्या करूंगी? इन्हें गरीब बच्चों में बांट देती हूँ। राधा कपड़े, सैंडल और गहनों से अपनी एक दुकान खोल लेती है। कुएं पर भूतिया बच्चों का कब्जा। जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्ध था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक और खौफ के साए में जीने को मजबूर था। उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव की औरतें वहीं से पानी भरकर घरेलू कामों को निपटाती थी। शरबती और गंगा नाम की दो औरतें कुएं पर खड़ी बातें कर रही थी। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयाँ किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गई तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी। सांझ का अंधेरा घेर आते ही सभी औरतें अपने गागर, बर्तन सब लेकर घर में घुसकर किवाड़ भेड़ लेती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों के रोने की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ती है। तभी शरबती खिड़की से झांकते हुए कहती है, देखो वो आ गई। नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं, मगर हैं तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झटके से खिड़की बंद कर देते हैं। तभी कुएं के चारों ओर बैठे कुछ भूतिया बच्चे, जिनकी खूंखार आंख, जानवरों से दांत थे। अरे भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई, ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को
शिकार नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर सारे भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। रात के आधे पहर बीतने पर गांव घनघोर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विपिन की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया लगता है। वो फौरन दरवाजा खोलकर रस्सियों पर टंगे कपड़ों को झटपट उतारने लगता है। तभी उसे एक औरत कुएं में झांकती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबे हाथ बढ़ाकर विपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए एक भयानक चुड़ैल का अवतार धरकर बोलती है। तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेतकर भूतिया बच्चों के बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ धावा बोलकर आदमखोरों की तरह उसका खून चूसकर वापस से कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है, उन हैवानों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपत्ति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा, शुरुआत में हिचक होती है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। पानी की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं पर चली जाती है, जहां गांव की औरतें उसे चेताते हुए कहती हैं। सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। उस रात सो चुकने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा की आंख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाते हैं। तभी भूतिया बच्चों की आवाज एकदम से शांत हो जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लगता है किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जैसे वो कुएं में झांकती है तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसने लगते हैं और स्नेहा को अंदर खींचकर फाड़ खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसका मांस तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था, मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव कुएं के इर्द गिर्द जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का शव बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए, वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनके मोहजाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरे गांव पर उसी की रिवायत की धौंस जमी हुई थी। गांव 2 तबकों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते थे, वहीं गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबी की शिकार रह गई तो सिर्फ मुंद्रिका, जिसके 3 बच्चे थे। उसका पति माइकल दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था। माइकल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है, चल। मुद्रिका के लाखों मिन्नतों के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे। एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी और 2-3 वर्ष के अंतराल के बच्चे। वो उन्हें लेकर दर दर काम के खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसके हाथ केवल निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर आती है। मुखिया जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्ही बच्चों का पेट पाल सकूं। क्रूर मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से भौएं चढ़ाकर बिगड़ते स्वर में कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गए हैं मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, समझी? मुद्रिका की अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है। मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं।
और अंत में वो अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूदकर जिंदगी से हार मान लेती है। और तब से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। सभी के गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया के संग कुएं पर आते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे जादुई भाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए। मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों के कदम डर से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के पास आ जाओ। सभी भूतिया बच्चे घुटनों के बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के संग ओझल हो जाती है, जिसके बाद गांव के निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी भरने लगते हैं।